जय हिंद दोस्तों। हम एसएससी जीडी के 2024 में आए हुए ऑफिशियल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। उसमें से हम जीएस के 53 सेट हैं, उन्हें 53 सेटों को हम सॉल्व करेंगे। उसमें से जीएस के अंदर जितनी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। बाद बाकी हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से और स्टैटिस्टिक्स से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम प्रीवियस ईयर लगा करके जाएंगे एसएससी जीडी में तो 50% से 60% के बीच में आपको प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो इन्हें हम रोजाना इन्हीं एसएससी जीडी के 2024 में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन पहला है नीति आयोग, ऑप्शन सेकंड है आरबीआई, ऑप्शन थर्ड है नाबार्ड, ऑप्शन फोर्थ है सेबी। तो 2015 में भारत के योजना आयोग मतलब कि जो 2015 में जो योजना आयोग था उसके स्थान पर कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के इनिशिएटिव बाई, मतलब कि इसे पूछ रहा है कि ONDC किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग से, दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड से, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड से संबंधित है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का। तो सही आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड। ये क्या है? एक तरीका शेयर बाजार है, इससे संबंधित है। शेयर मार्केट है, उससे संबंधित है ONDC। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय ऑप्शन ए है 36 थे, या फिर 29 थे, या 63 थे, या 47 थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 63। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था पीरियोडिक टेबल पर तो उस समय 63 तत्व ऐसे थे जो ज्ञात थे। तो सही आंसर हो जाएगा 63। दोस्तों ये देखिए ऑफिशियल 2024 का PDF है जो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन जो 2024 में आया 2025 में ही आ सकता है, इसलिए आप इस PDF को इग्नोर मत कीजिएगा। आप इस PDF को जरूर रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, जब हम पूरी शिफ्टों को एनालिसिस कर लेंगे उससे सब क्वेश्चन के बारे में जानकारी पता चल जाएगी। तो उससे हम उसी क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी भी करेंगे तो और अच्छी तरीके से हम अपना GS में स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। तो इसमें पूछ रहा है IAAF विश्व चैंपियन में कब प्रसिद्ध हो गई थी, कब इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता बन गई थी? तो ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 में IAAF विश्व चैंपियनशिप की स्थापना हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी व्यक्ति से करके आया। देखिए मैंने इसकी PDF निकाली है, इसने चूज नहीं किया ऑप्शन, ये डील किया आया। अगर आपकी कुछ शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप की पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। तो कब बनी थी? 1997 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला गायक या गायिका था? तो ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी RD बर्मन, ऑप्शन डी MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे इंडिया का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SS सुब्बुलक्ष्मी। तो SS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SS सुब्बुलक्ष्मी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए है घासीदास, ऑप्शन बी हरदास ठाकुर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले क्या थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक शिफ्ट में आने वाली कोई ना कोई शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट के बाद ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है।
ये देख ली इसके बारे में एक जानकारी इंपॉर्टेंट और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1973 में हुई थी। आप अगर देख लीजिएगा कोई ये जानकारी गलत भी हो सकती है, तो आप एक बार इसे कन्फर्म कर लीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी सत्य शोधक समाज की स्थापना 1973 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक के कालका विद्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। तो वो कौन सा ऐसा घराना था जिससे वो संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी है आगरा घराने से, ऑप्शन सी है हैदराबाद घराने से, ऑप्शन डी है ग्वालियर घराने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो इसमें पूछा है न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो ऑप्शन ए, न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है। ऑप्शन बी, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया की करता है निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीला प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया की जाती है, जैसे हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर वैसे राष्ट्रपति के लिए लगता है, मगर वीटो पावर हम इन न्यायाधीशों को के ऊपर भी लगा सकते हैं, वीटो पावर के साथ हटा सकते हैं। तो इन्हें हटाने के लिए हम बहुत ही कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, ऑप्शन डी हॉकी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। देखिए एक बात तो सत्य हो गई है कि एसएससी जीडी में स्ट्रेटजी के मतलब कि घराने और उनके कलाकार और खेलकूद से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन घराने जैसे और इनसे क्रिकेट से संबंधित, खेलकूद से संबंधित और इन कपों से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एक 2 शिफ्ट के बाद क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। हर एक शिफ्ट में मिलता है एक या दो। तो इसी प्रकार से आपको घराने जैसे कि स्ट्रेटजी के हो गए, घराने हो गए हैं, नृत्य हो गए हैं, इन पर और खेलकूद पर बहुत ही अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी अगर आपको एसएससी जीडी के जीएस में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार माता पिता या संरक्षक हैं, वो किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो आपको बता दें भाग 4(a), तो भाग 4(a) में मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी है, जिसे आर्टिकल 51 में डिस्कस किया गया है। तो मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 में और भाग 4(a) में संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा है कि माता पिता या संरक्षक किस वर्ष तक की आयु वाले बच्चों का संरक्षण प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे? ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष के बीच, 6 से 14 वर्ष के बीच, 4 से 14 के बीच, 6 से 12 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच ये शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पूछा बैडमिंटन से संबंधित हम जानकारी दी है इसमें, तो इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में डिस्कस किया है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत और जब स्कोर बराबर पर होता है तो जो सर्वर होता है बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्विस कराता है। पहला ये स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सर्वर और रिसीवर, जैसे कि हम बैडमिंटन खेलते हैं तो एक सर्विस करने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, 2 साइड प्लेयर खड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से बोला सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, एक ही तरफ खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही फर्स्ट। एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बैडमिंटन के संबंध में ना तो ये है सर्विस की तरफ खड़े होते हैं और ना ही ये बराबरी होता है। तो सर्विस बाईं कोर्ट से बाईं ओर से कराया जाता है, ये दाईं ओर से कराया जाता है। और ये दोनों जैसे एक यहाँ पे खड़ा है, ऐसे बैडमिंटन का ये बन गया है, तो ये सर्वर है, तो ये रिसीवर, तो ये विकटबद्ध खड़े होते हैं दोनों। जैसे अगर स्कोर बराबर हो जाता है तो बाईं ओर से नहीं सर्विस करा करके दाईं ओर से कराई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन 30% स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये स्कोर को जीएस में बढ़ाते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। और बता दें खेल से संबंधित अब तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो चुके हैं। एक था रंगास्वामी कप जो कि हॉकी से पूछा गया है, एक था बैडमिंटन से। 2 क्वेश्चन हैं ऐसे जो खेल से संबंधित आ चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी की स्थापना सन 1952 में हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी को हम पहले कहते थे राष्ट्रपति पुरस्कार। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है एलएम इंदिरा देवी को, सेकंड है स्वरूपा सेन, थर्ड है डॉक्टर अरुणा मोहंती, चौथा है अखम लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वरूपा सेन। तो स्वरूपा सेन ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इससे देखिए स्वरूपा सेन है जो कि हैं संगीत ओडिसी नृत्य कलाकार हैं। तो ओडिसी नृत्य क्या है? एक ओडिसी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 हैं, और 8 में से ओडिसी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है स्वरूपा सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें हमारा रिवीजन करने का एक मेथड रहेगा 10x रूल। 10x रूल क्या होता है? जैसे कि हम हर एक सेट को 10 बार रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने आज पढ़ लिया है ऐसे 9 बार और रिवीजन करेंगे। फिर हम इस सेट को ढील देंगे, फिर इस सेट को बाद अगला एक सेट है 11वां, उस सेट को ऐड कर लेंगे, फिर वो सेट 10 बार चलेगा, फिर ये सेट ढिल जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड, फिर हर रोज़ क्या होगा, हर रोज़ एक सेट ढिलता जाएगा, अगली बार एक सेट बढ़ता जाएगा, एक सेट ढिलता जाएगा, एक सेट बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो 10 बार हम किसी चीज़ को अगर रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से वो याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, बरास हिंदू त्यौहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया, बरास जो त्यौहार है वो दीपावली के समान है। तो ये पूछा है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बरली और कोंकड़ा द्वारा, ऑप्शन बी है मुंडा द्वारा, ऑप्शन सी है गोंड और भील द्वारा, ऑप्शन डी है संथाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरली और कोंकण द्वारा बरास त्यौहार मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रारंभिक शैली का नाम पूछा है। तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि शैली थी, ऑप्शन सी बी संस्कृत लिपि, ऑप्शन सी पाली लिपि, ऑप्शन डी सिंधु लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु लिपि शैली भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले प्रसिद्ध थी। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे पहले सेट से जो मैंने डिस्कस किए हैं। अगली बार क्या होगा, हमने 20 सेटों को इस प्रकार से फुल डिटेल के साथ नहीं डिस्कस करेंगे, इन्हें एक बार में हो सकता है या 3 या 2 मिनट में ऐसे पूरा फुल रिवीजन कर लें, फिर अगले सेटों को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम 10x रूल से पढ़ते रहेंगे। तो 10x रूल क्या होता है, हम जब इस सेट को 10 बार पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन जितने आएंगे वो हम क्वेश्चन शिफ्ट में कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगे, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें जो उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अगर इस वीडियो का नोटिफिकेशन और भी कर लें तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब के पास ही बटन आए उससे बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो उससे क्या होगा तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट के साथ।